हाँ जी, विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। प्रिय विद्यार्थियों कैसे हैं आप? मस्त है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, घर पे आप स्टडी कर रहे हैं। आई होप आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, मनोविज्ञान विषय को अच्छी तरह से जान पा रहे हैं मनोविज्ञान विषय को। और मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाकर, ज़ीरो लेवल पे जाकर जो है आपको मैं मनोविज्ञान विषय को पढ़ाऊँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, आप सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। चलिए, मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत विद्यार्थियों अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व से संबंधित अपनी विधियां चल रही है। व्यक्तित्व की जो विधियां हैं, व्यक्तित्व को जानने के लिए उन विधियों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? व्यक्तित्व मापन की विद्यार्थियों 4 विधियां मैंने बताई है आपको। व्यक्तित्व मापन की विधियां, व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं विद्यार्थियों, वो 4 प्रकार की मैंने विधियां आपको बताई थी। पहले प्रकार की जो विधि हमने पढ़ी थी वो थी आपकी प्रक्षेपी विधियां। प्रक्षेपी विधियां, पहले प्रकार की जो विधियां पढ़ी थी विद्यार्थियों वो थी अपनी प्रक्षेपी विधियां। दूसरे प्रकार की जो विधियां अपन ने पढ़ी थी वो थी आपकी व्यक्तिनिष्ठ विधियां। व्यक्तिनिष्ठ विधियां, व्यक्तिनिष्ठ विधियों के बारे में जो है विद्यार्थियों अपन पिछले वीडियो लेक्चर में जिक्र कर चुके हैं, जानकारी हासिल कर चुके हैं। और तीसरे प्रकार की जो विधियां होती है विद्यार्थियों वो होती है वस्तुनिष्ठ विधियां। वस्तुनिष्ठ विधियां, उसके बाद में चौथे नंबर की जो विधियां हैं विद्यार्थियों वो अपन पढ़ेंगे मनोविश्लेषण विधियां। मनोविश्लेषण विधियां, ठीक है। तो इस तरह से व्यक्तित्व के मापन के लिए मनोविज्ञान में जो है 4 प्रकार की विधियां, या प्रकार कह सकते हैं आप, विधियों के 4 प्रकार विधियों के जो है मुख्य रूप से पढ़ते हैं अपन मनोविज्ञान के अंतर्गत। जिसमें प्रक्षेपी विधियां अपन पढ़ चुके हैं। 4 प्रकार की प्रक्षेपी विधियों का अपन ने अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो पिछला आप वीडियो लेक्चर देख लें, आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में विद्यार्थियों अपन ने व्यक्तिनिष्ठ विधियों के बारे में अध्ययन किया था, जो कि 4 प्रकार की थी, जिनको अपने अच्छे से डिटेल में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। वो वीडियो भी आप देख लें अगर आपने नहीं देखा है तो। और आज जो है अपन पढ़ने वाले हैं व्यक्तित्व मापन की तीसरे प्रकार की विधियां अपन पढ़ रहे हैं, जो है वस्तुनिष्ठ विधियां। इसमें भी जो है विद्यार्थियों 3 से 4 विधियां हैं जिनका अध्ययन अपन करेंगे। और साथ ही जो है आज के वीडियो लेक्चर में अपन मनोविश्लेषण विधियों का भी जिक्र करेंगे, ठीक है। और इस तरह जो है अपना व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं वो टॉपिक जो है संपूर्ण हो जाएगा। और इसके साथ ही आपका व्यक्तित्व का जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का वीडियो, यानी आज के वीडियो में इन दोनों को डिस्कस करेंगे अपन। और इनके लिए 2 वीडियो मैं पहले से अपलोड कर चुका हूँ। तो कुल मिला के व्यक्तित्व मापन के 3 पार्ट आएंगे। तो तीनों पार्ट जो है आपको बिल्कुल तल्लीनता से, मनोयोग से देखना है, ताकि क्या है आपको कोई भी फैक्ट छूटे नहीं और आप अच्छे से जो है चीज़ों को जो है आप सीख पाएँ, अधिगम कर पाएँ। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज टॉपिक डाल लीजिए वस्तुनिष्ठ विधियाँ। मेन हेडिंग डालेंगे विद्यार्थियों वस्तुनिष्ठ विधियाँ। ये मैं बार बार आपको इसलिए बताता हूँ, इनके नाम मैं बार बार आपको इसलिए बता देता हूँ ताकि कई नए व्यूवर्स हैं जो इसी वीडियो को देखना उन्होंने स्टार्ट किया है, तो उन्हें भी ध्यान में रहे कि इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये तीसरा वीडियो लेक्चर है व्यक्तित्व मापन की विधियों का, ठीक है। चलिए, तो आज की हेडिंग आप डालेंगे व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियाँ। व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ प्रकार की विधियाँ। वस्तुनिष्ठ विधियाँ, व्यक्तित्व मापन की विद्यार्थियों वस्तुनिष्ठ विधियाँ जो है आज अपन पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले जब आपके सामने व्यक्तिनिष्ठ शब्द आया था, मैंने व्यक्तिनिष्ठ को आपको अच्छी तरह से समझाया था, बताया था उदाहरण देकर के, कि जब किसी परीक्षण के परिणामों के ऊपर किसी व्यक्ति विशेष का प्रभाव पड़े तो वो विधियां या परीक्षण वस्तुनिष्ठ प्रकार व्यक्तिनिष्ठ प्रकार का होता है। लेकिन वस्तुनिष्ठ में क्या होता है? वस्तुनिष्ठ को अंग्रेजी में अगर आप बोलें तो क्या बोलते हैं? वस्तुनिष्ठ को वैकल्पिक बोलते हैं विद्यार्थियों। वैकल्पिक कह दीजिए चाहे ऑप्शनल कह दीजिए, ऑप्शनल, है ना। आपके पेपर के अंदर जो प्रश्न आते हैं, अभी प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी भी होती है वो सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है। क्यों होती है? क्योंकि ओएमआर शीट के ऊपर आपका एग्जाम होता है, आपको गोले काले करने होते हैं
किसी भी प्रश्न से संबंधित 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, एक ऑप्शन आपको टिक करना पड़ता है, ठीक है ना? तो वस्तुनिष्ठ क्यों कहा जाता है उसे? वस्तुनिष्ठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो परीक्षण होता है, जो परीक्षा होती है या वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो विधियाँ होती है विद्यार्थियों, उसमें परीक्षण के परिणाम के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर किसी व्यक्ति का प्रभाव नहीं होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक लाइन में अगर कोई कहे वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या है कि किसी भी परीक्षण के परिणाम पर किसी व्यक्ति का प्रभाव ना हो, उसे हम कहते हैं, यानी कि बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जब कोई पेपर या प्रश्न पत्र बनाया जाए और उसे हल किए करवाया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठता कहते हैं, ठीक है? और मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। देख लीजिए, आपके पेपर में प्रश्न मान लीजिए आता है, मान लीजिए प्रश्न है कि का निर्माण हवा महल का निर्माण किसने करवाया? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। हवा महल का निर्माण किसने करवाया, ये प्रश्न है। और आपकी ओएमआर शीट के अंदर विद्यार्थियों ऑप्शन दिया हुआ है। एक तो मान लीजिए एक ऑप्शन है जोधपुर, सॉरी, राजा का नाम लिखना है ना, शासक का, किसने करवाया? किसने करवाया तो एक नंबर पे लिखते हैं विद्यार्थियों सवाई जय सिंह। दूसरा लिखते हैं विद्यार्थियों मिर्जा राजा जय सिंह। सी पे लिख देता हूं मैं सी पे लिख देता हूं विद्यार्थियों मान सिंह। और डी पे लिख देता हूं विद्यार्थियों प्रताप सिंह। ये लीजिए, ये आपके सामने प्रश्न है। वस्तुनिष्ठता का मतलब समझा रहा हूं मैं आपको। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है? ये आपके सामने प्रश्न है और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये आपकी इस तरफ ओएमआर सीट है। और इस ओएमआर सीट के अंदर एक नंबर जो प्रश्न है उसके 4 गोले दे रखे हैं, 1 2 3 4, ठीक है? ए बी सी और डी। ये लो, इस प्रश्न की ओएमआर सीट, इस पेपर की ओएमआर सीट है और पहले प्रश्न से संबंधित जो है 4 गोले आपको दे रखे हैं। अब बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा है? क्या होगा इसमें सही? बिल्कुल सही, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह ने जो है विद्यार्थियों हवा महल का निर्माण करवाया था। 5 मंजिला इमारत है जयपुर में। तो देखिए, आप किस गोले को सही करेंगे? आप डी वाले को सही करेंगे, काला कर देंगे आप, ठीक है? कर दिया आपने काला इसको। अब मान लीजिए आपका दोस्त, उसके पास ओएमआर सीट है। भाई ये तो आपकी ओएमआर सीट है, ए नाम का व्यक्ति, उसकी ओएमआर सीट है। ये आपका दोस्त है मान लो, उसके पास भी ओएमआर सीट है और उसके भी जो है विद्यार्थियों पहला प्रश्न यही है। उसके भी जो है पहला प्रश्न यही है और वो मान लीजिए बी को सही करता है। किसको सही करता है? बी ऑप्शन को। बी ऑप्शन को सही करता है। अब मुझे आप बताओ कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? डी है। तो आपने तो डी को सही किया, लेकिन इसने किसको सही किया? इस आपके दोस्त ने बी वाले ऑप्शन को सही किया, ठीक है ना? ये दो दोस्त हैं, ए बी की जगह चलो एक्स वाई कर लेते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे आप। एक्स और वाई नाम के दो दोस्त हैं, दोनों पेपर दे रहे हैं। इसने, एक्स वाले ने तो डी को सही किया जो कि सही आंसर है और वाई वाला दोस्त है उसने बी ऑप्शन को सही किया जो कि गलत है। अब बताओ मेरे को, इस वाई वाले को इसका नंबर क्या मिलेगा? 0। कुछ नहीं मिलेगा, गलत प्रश्न है। इसको कितना मिलेगा? इसको मिलेगा 1 नंबर। ये लो, जब रिजल्ट को चेक किया गया, ओएमआर सीट को जब ओएमआर मशीन में से निकाला गया तो एक्स वाले को तो 1 नंबर मिला, इसका उत्तर, इस उत्तर का 1 नंबर मिल गया। लेकिन वाई वाला जो दोस्त था उसको क्या मिला? इस प्रश्न का उत्तर का 0 मिला, कुछ नहीं मिला। तो अब मुझे आप ये बताओ कि परीक्षा थी ये, परीक्षा का परिणाम आ गया, तो अब इस परिणाम को कोई चेंज कर सकता है क्या? भाई इसमें बदलाव कर सकता है कोई? ओएमआर सीट में इसमें इसने डी ऑप्शन काला करा, इसने बी ऑप्शन काला किया, तो अब इसमें कोई बदलाव हो सकता है क्या? किसी का प्रभाव इस पे पड़ सकता है क्या? नहीं पड़ सकता। क्यों? क्योंकि पेन से इसको काला कर दिया गया है। तो अब इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। जो रिजल्ट जो आना था, जो परिणाम आना था वो आ गया, ठीक है? इसका मतलब किसी परिणाम के ऊपर किसी व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ा। तो वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वस्तुनिष्ठ का मतलब यही होता है कि परीक्षा के परिणामों पर किसी व्यक्ति का प्रभाव ना पड़े, ठीक है? वो बिल्कुल कार्य निष्पक्ष रूप से हो, है ना? उसमें कोई भी गलती की संभावना नहीं हो, किसी प्रकार की गड़बड़ होने की संभावना नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठता कहते हैं। तो वस्तुनिष्ठ का मतलब समझ में आ गया? व्यक्तिनिष्ठ अपन ने पढ़ा था, आत्मनिष्ठ अपन ने पढ़ा था, यानी कि जहां पर व्यक्ति का प्रभाव पड़ रहा था परीक्षण के ऊपर, जब विधि को अप्लाई किया जा रहा था तो उस विधि के जो परिणाम थे, उन परिणामों के ऊपर व्यक्ति का प्रभाव पड़ रहा था, पढ़ा था ना?
तो इस वजह से वो व्यक्तिनिष्ठ प्रकार की विधियाँ थी। और ये विधियाँ कौन सी, ये विधि अब कौन सी पढ़ेंगे अपन, अब पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार की विधि, यानी कि परिणामों के ऊपर किसी व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो सही है वो सही रहेगा, जो गलत है वो गलत रहेगा। ठीक है, यानी कि कुल मिला के व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को छुपा नहीं पाएगा, जो उसका रियल व्यक्तित्व है वो निकल करके सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा सबको। ठीक है, चलो ये आपको समझाना था वस्तुनिष्ठ का मतलब। अब अपन विधियों की बात करते हैं। अब अपन विद्यार्थियों विधियों की बात करते हैं। जिसने पिछला वीडियो लेक्चर देखा है उस बच्चे को अच्छे समझ में आ गया होगा व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ का अर्थ। अगर जो इसी वीडियो को देखना जिन्होंने स्टार्ट किया है उनके अभी भी समझ में नहीं आया है तो पिछला वीडियो देख लें, आपको मालूम चल जाएगा व्यक्तिनिष्ठ का मतलब क्या होता है और वस्तुनिष्ठ का मतलब मैंने यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, अब एक एक करके वस्तुनिष्ठ विधियों की बात करते हैं। तो 1 नंबर पे विद्यार्थियों डाल दें आप, वस्तुनिष्ठ विधि 1 नंबर की अपन पढ़ रहे हैं और वो है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि, या आप इसको जो है बहिर्दर्शन विधि भी कह सकते हैं। बहिर्दर्शन विधि। प्रवर्तक कौन है विद्यार्थियों इसके, इस विधि के प्रवर्तक की बात करें, प्रवर्तक कौन है, इसके प्रवर्तक हैं वाटसन। व्यवहारवाद के जनक वाटसन जो है इस विधि के विद्यार्थियों प्रवर्तक मान जाते हैं। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, समझने का प्रयास करेंगे। बहिर्दर्शन, बहिर का मतलब क्या होता है, बहिर का मतलब है बाहर, और दर्शन का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, दर्शन का मतलब होता है देखना। निरीक्षण करना या बहिर्दर्शन करना एक ही बात है, यानी कि जब आप किसी व्यक्ति के कार्यों को करते हुए देख लेते हैं या देखते हैं तो वो निरीक्षण कहलाता है। भाई स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर टीचर पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं तो प्रिंसिपल हर रूम में जाकर के रूम के बाहर खड़ा होकर के देखता है, चेक करता है कि कोई टीचर पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है या बच्चों से बातें कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो निरीक्षण कर रहा है। किसी फैक्ट्री में लेबर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसकी जांच के लिए फैक्ट्री का मालिक जाकर के लेबर के पास खड़ा होकर देखता है कि वो सही से मशीनें चला रहे हैं, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो काम उन्हें दे रखा है उसे ढंग से वो कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि देख रहे हैं। निरीक्षण, बाहर से देखना, तो उसी को क्या बोलते हैं, निरीक्षण बोलते हैं। इस विधि को विद्यार्थियों अवलोकन विधि भी आप कह सकते हो। अवलोकन, अवलोकन विधि भी क्यों कहेंगे, अवलोकन का मतलब भी क्या होता है, देखना। अवलोकन का मतलब भी होता है देखना। इसका मतलब ये है कि इस विधि के द्वारा व्यक्ति के क्रियाकलापों को देख करके और उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। यानी कि व्यक्ति, अच्छा ये भी बहिर्दर्शन विधि भी जो है विद्यार्थियों, इसमें भी 2 प्रकार अपनाए जाते हैं। 2 प्रकारों के अंदर एक प्रकार तो वो होता है जिसमें कि क्या है कि उस व्यक्ति को बता दिया जाता है ना? यानी कि ये भी जो है विद्यार्थियों 2 तरह का होता है। एक होता है घोषित निरीक्षण। निरीक्षण भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है घोषित निरीक्षण और एक होता है विद्यार्थियों अघोषित निरीक्षण। अघोषित निरीक्षण, ठीक है, 2 प्रकार का निरीक्षण होता है। यानी कि जब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानना होता है तो या तो पहले उस व्यक्ति को बता देते हैं, घोषित कर देते हैं, उसको बता देते हैं कि भाई तू जो कार्य कर रहा है हम उसका निरीक्षण करेंगे। हमारे जासूस छोड़े हुए हैं, वो जासूस देखेंगे कि तू कहाँ-कहाँ जाता है, कौन-कौन से कार्य करता है, घर से बाहर कितनी देर रहता है, घर में कितनी देर रहता है, ठीक है ना? लोगों के साथ में तेरा व्यवहार कैसा है, पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार है तेरा, ये सब चीज़ें, ऑफ़िस में तेरा व्यवहार कैसा है, ये सब चीज़ें हम जो है निरीक्षण करेंगे इन सब चीज़ों का। तो कहने का मतलब है घोषित कर दिया, उस व्यक्ति को बता दिया, जिसके व्यवहार को चेक करना है, जिसके व्यक्तित्व को देखना है, उसको बता करके और फिर उसका निरीक्षण करते हैं। तो उसको तो बोलते हैं घोषित निरीक्षण। और अघोषित का मतलब है कुछ बताएँगे नहीं, बिल्कुल खुफिया तरीके से जासूस जैसे होते हैं, जासूसी करेंगे। जासूस जब जासूसी करते हैं तो अगले को पता भी नहीं चलता कि उसकी जासूसी हो रही है, ठीक है ना? तो अघोषित का मतलब यही है कि उसे बताया नहीं जाएगा व्यक्ति को और उसके जो छुपके से जो है उस व्यक्ति से संबंधित सूचनाएँ एकत्रित की जाएगी ताकि उसके व्यक्तित्व का रियल में पता चल सके। कई बार देखो ऐसा होता है कि रिश्तेदार अपने घर पे आते हैं, तो कई रिश्तेदार तो ऐसे होते हैं ना, फ़ोन करके आते हैं। वो ये सोचते हैं पता नहीं घर पे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हम घर पे जाएँ और घर पे मिले ही नहीं, तो वो फ़ोन करके आते हैं, है ना? फ़ोन करके आते हैं तो अपन क्या रेडी हो जाते हैं, घर में भी मान लीजिए कोई चद्दर तकिए वगैरह खराब हुए हुए होते हैं या फिर कोई सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा होता है, तो उसको एकदम सही जगह पे व्यवस्थित कर देते हैं कि भई वो फलान जी आ रहे हैं,
वो बुआ जी आ रहे हैं, फूफा जी आ रहे हैं, मामा जी आ रहे हैं, चाचा जी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ठीक कर दो घर को, ऐसा करते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो घोषित है, पहले से बता दिया उन्होंने। अब कई रिश्तेदार ऐसे होते हैं वो बताते नहीं है, सीधे आके दबकते हैं, है ना। दोपहर को सो रहे हैं, 2 बजे 3 बजे रेस्ट कर रहे हैं, खाना खा के आ गए कि सीधी घंटी बजती है बाहर से। अब पता चलता है कोई गेट खोलता है जाके, क्या वो फूफा जी आ गए, हेलो बताओ, या फिर मामा जी आ गए। तो अचानक से मालूम चलता है, तो अब वो व्यक्ति क्या करेगा, घर में जो स्थिति है वो वैसी की वैसी रहेगी। तो वो आकर के व्यक्ति फिर निरीक्षण करेगा, अरे उनके तो घर गया था, ये अस्त व्यस्त पड़ा था, चादरें इकट्ठी हो रखी थी, तौलिए नीचे गिरे हुए थे, कपड़े अस्त व्यस्त पड़े थे, सारा खिंडा रखा था, खाने पीने का सामान है वो टेबलों पे पड़ा था, भरी हुई पड़ी थी टेबलें। इस तरह से वो व्यक्ति जो है रियल में निरीक्षण करेगा। कब? अघोषित। जब अघोषित निरीक्षण होता है तो उसमें रियलिटी पता चलती है कि रियल में इस व्यक्तित्व का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। ठीक है ना। तो निरीक्षण समझ गए आप, बहिर्दर्शन समझ गए, बाहर से देखना, बाहर से। एक अपन ने अंतर्दर्शन पढ़ी थी जॉन लॉक की, वो विधि तो विद्यार्थियों किसमें थी, व्यक्तिनिष्ठ प्रकार की विधि थी। लेकिन ये जो विधि है विद्यार्थियों बहिर्दर्शन, ये कैसी है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की। ध्यान रखना, वो अपन ने व्यक्तिनिष्ठ पढ़ी थी, जो अंतर्दर्शन विधि थी, जॉन लॉक, विलियम वुंट और टिचनर उसके प्रवर्तक थे। ये बहिर्दर्शन पढ़ रहे हैं जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की है। ठीक है। तो अर्थ समझ में आ गया, क्या है, किसने दिया, बता दिया, वाटसन ने दी है। किस प्रकार से विधि काम करती है विद्यार्थियों, ये भी मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा बहुत कोई लिखना चाहो तो इसमें, वैसे तो मैं बोलता हूँ उस वक्त लिख लिया करो, ताकि एक्स्ट्रा क्या है कि क्लास फिर ज़्यादा लंबी नहीं हो। फिर भी चलो एक लाइन में अगर इसको लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि इस विधि के माध्यम से, इस विधि के माध्यम से, मैं बोलता हूँ उस वक्त लिखते रहा करो साथ में, इस विधि के माध्यम से। शॉर्ट नोट्स बनवा रहा हूँ मैं आपको, आपको पता है मैं आपके बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनवा रहा हूँ। ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें कुछ लिखवाने, लिखने में लिख सकता हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिख के बहुत लंबी क्लासें बन जाएगी, कई सारी क्लासें हो जाएगी, नहीं। फटाफट मैं आपका कोर्स कंप्लीट करवा रहा हूँ, मई के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा पूरा साइकोलॉजी। आराम से पढ़ना फिर, ठीक है। तो इसलिए अपन शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, तो आप भी शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करो। इस विधि के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार का बाहरी रूप से, व्यक्ति के व्यवहार का बाहरी रूप से निरीक्षण, निरीक्षण व्यक्ति के व्यवहार का बाहरी रूप से उसके निरीक्षण करके उसके व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है, उसके व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है, व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। ठीक है, बस यही है इस विधि के अंदर। तो और कोई महत्वपूर्ण कोई ऐसा फैक्ट है नहीं इस विधि से संबंधित। चलिए ठीक है, अब जो है विद्यार्थियों अपनी दूसरी विधि पढ़ते हैं। ये पहली विधि हो गई है, मिटा रहा हूं मैं इसको। कोशिश विद्यार्थियों मेरी ये रहती है कि आपको जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपके छूटे नहीं, वो आपको जो है लिखनी और समझनी जरूरी है। चलिए, व्यक्तित्व मापन की विद्यार्थियों वस्तुनिष्ठ विधि पढ़ रहे हैं, और इसी वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत जो है विद्यार्थियों अपनी दूसरी जो विधि है वस्तुनिष्ठ प्रकार की, वो है आपके क्रम निर्धारण विधि। क्रम निर्धारण, क्रम निर्धारण विधि। देखिए, क्रम निर्धारण विधि, सबसे पहले प्रवर्तक लिख लेते हैं। प्रवर्तक जो है विद्यार्थियों, इसके प्रवर्तक है थर्स्टन। थर्स्टन, थर्स्टन जो है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, थर्स्टन, थर्स्टन इसके प्रवर्तक है विद्यार्थियों। चलिए, क्रम निर्धारण विधि क्या है, देखिए सबसे पहले तो ये जानना है अपने को एक्चुअल में क्रम निर्धारण है क्या। क्रम निर्धारण विधि का मतलब है कि इस प्रकार की विधि है ये, जिस विधि के अंदर एक व्यक्ति के क्रम का निर्धारण करते हैं, यानी कि व्यक्ति के गुण या अवगुण जो है, उन गुणों और अवगुणों को एक एक मापनी के तौर पर, एक रेखा मापनी के आधार पर उसके गुणों और अवगुणों को जो है अपने को जांच की जाती है। जैसे मैं आपको बना के बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। क्रम का निर्धारण कर किया जाता है विद्यार्थियों। जैसे कि थर्स्टन जो है, इन्होंने विद्यार्थियों मापनी बनाई थी, मापनी बनाई इन्होंने, यानी कि मापनी मतलब जो माप सके वो मापनी है। तो क्रम निर्धारण क्या है, क्रम निर्धारण एक मापनी है। यह क्या है, यह एक मापनी है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुणों को क्या करती है, मापती है। तो लिखेंगे
यह एक व्यक्तित्व यह एक व्यक्तित्व के यह एक व्यक्तित्व के गुणों को मापने हेतु व्यक्तित्व के गुणों को मापने हेतु मापनी है। अब देखिए काम कैसे करती है विद्यार्थियों, यह 3 स्केल ऐसे लिखेंगे आप इसको, यह 3 स्केल व 5 स्केल पर बनती है। अब ये 3 स्केल और 5 स्केल क्या है देखो, अभी बताते हैं आपको, अभी पूरा समझ में आ जाएगा आपके। जैसे मान लो मैं 3 स्केल बनाता हूँ विद्यार्थियों, मैं अगर 3 स्केल मापनी मुझे बनानी है तो मैं इस तरह से एक लाइन खींचता हूँ और उस लाइन पर 3 पॉइंट बनाता हूँ, ये लो, ठीक है। अब इस मापनी से संबंधित क्या होगा, प्रश्न पूछे जाएंगे, व्यक्ति के बारे में प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा कि एक्चुअल में इस व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्रम कौन सा है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं कि राम झूठ बोलता है। मान लीजिए ये प्रश्न है विद्यार्थियों कि राम झूठ बोलता है, ठीक है। अब देखो, अब ये मापनी क्या करेगी, अब ये मापनी निर्धारित करेगी कि वाकई में राम झूठ बोलता है या नहीं बोलता है, उसके व्यक्तित्व में झूठ बोलना शामिल है या नहीं है। तो ये 3 स्केल मापनी अपन बना रहे हैं, तो इस मापनी में देखो क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर आगे आगे तो विद्यार्थियों लिखेंगे कि सदैव, और यहां लिखेंगे कभी नहीं, ठीक है। और यहां विद्यार्थियों लिख देंगे कभी कभी। ये लो, ये मैंने मापनी तैयार कर दी है। ये स्केल है, एक तरह से स्केल जिस तरह से फूटा होता है उसके ऊपर अलग अलग पॉइंट बने हुए होते हैं, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, उसी तरह से एक स्केल है। इस स्केल को विद्यार्थियों 3 स्केल बोलते हैं और इसी को क्रम निर्धारण मापनी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 ये मापन के बिंदु हैं और इन 3 बिंदुओं के आधार पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। तो प्रश्न केवल एक नहीं हो सकता, प्रश्न बहुत सारे हो सकते हैं, 50 प्रश्न भी हो सकते हैं, 100 प्रश्न भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो डेटा जब प्राप्त करना हो, किसी व्यक्ति से संबंधित सूचना प्राप्त करनी हो, तो बहुत सारे प्रश्न बनाओ उस व्यक्ति से संबंधित, और फिर इस तरह की स्केल के ऊपर जो है आपको क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। जो उस मापनी को भरेगा वो व्यक्ति क्या करेगा, टिक कर देगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए राम नाम का कोई लड़का है, व्यक्ति है, इसके बारे में हमें सूचना चाहिए, तो राम के जो पड़ोसी हैं, परिवार के लोग हैं, उनको हम ये मापनी दे देंगे, उसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे और वो जैसा जानते हैं राम को वैसा वो क्या है कि अपने अनुसार टिक कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए, अब राम झूठ बोलता है तो कुछ लोग तो कहेंगे कि सदैव हमेशा बोलता है, कुछ लोग कहेंगे कि कभी कभी बोलता है, कभी कभी नहीं बोलता है, और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भाई, राम जो है वो कभी झूठ नहीं बोलता है राम। तो अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या आएगा, इस मापनी का निष्कर्ष क्या आया विद्यार्थियों, कि अधिकतर लोगों ने कहा है कि कभी नहीं, राम कभी नहीं झूठ बोलता। इसका इसका मतलब राम का चरित्र कैसा है, राम एक सत्यवादी व्यक्ति है। इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि राम कैसा व्यक्ति है, सत्यवादी व्यक्ति, कभी झूठ नहीं बोलता। तो पता चल गया ना, व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिल गई ना अपने को। तो ये होती है क्रम निर्धारण विधि, थर्स्टन की दी हुई, समझ में आई। इसमें 5 स्केल भी बनता है विद्यार्थियों। 5 स्केल के अंदर फिर क्या होगा कि 5 स्केल बना देंगे, 1 2 3 4 5 बना देंगे, और 5 के अंदर फिर इसमें 2 3 और बढ़ा देंगे, 2 और बढ़ा देंगे इसमें प्राय, और एक प्राय बढ़ा देंगे, एक औसत बढ़ा देंगे, है ना। इस तरह से 2 इसमें और बढ़ा देंगे। जैसे इसमें मान लो सदैव है तो यहाँ तो सदैव लिख दिया, और यहाँ पर विद्यार्थियों कभी नहीं लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर विद्यार्थियों आपके कभी नहीं, और यहाँ विद्यार्थियों लिख दिया कभी कभी, कभी कभी, ठीक है। इसमें फिर लिख दिया विद्यार्थियों प्राय, यहाँ पर कर दिया प्राय, और यहाँ पर कर दिया औसत। इस तरह से जो है ये 5 का बना देंगे। तो 5 का बना देंगे तो इसमें फिर रिजल्ट देखेंगे लोग किस पे ज़्यादा टिक कर रहे हैं, है ना। कभी कभी मतलब कभी कभी बोलता है, कभी नहीं बोलता, औसत रूप से बोलता है, प्राय कर बोलता है राम अधिकतर, प्राय कर, और सदैव मतलब हमेशा झूठ बोलता है। तो इस तरह से 5 स्केल मापनी बनती है, ठीक है ना। तो ये है क्रम निर्धारण विधि, थर्स्टन की दी हुई है विद्यार्थियों। इस विधि के अंतर्गत जो है स्केल के द्वारा जो है मापन किया जाता है किसी व्यक्ति के विचारों का। चलिए 2 विधियां हो गई है।
अब अपन पढ़ते हैं तीसरी विधि। आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। हाँ जी। अब देखिए तीसरी विधि जो है विद्यार्थियों, व्यक्तित्व मापन की जो वस्तुनिष्ठ तीसरी विधि है वो है समाज मिति विधि। समाज मिति विधि। देखिए समाज मिति विधि, इसके प्रवर्तक की बात करें विद्यार्थियों, सबसे पहले समाज मिति विधि के प्रवर्तक जो हैं वो है आपके जैकब एल मोरेनो। जैकब एल मोरेनो नाम के जो विद्वान हैं वो इस विधि के प्रवर्तक मान जाते हैं, जिन्होंने विधि की शुरुआत की है। नाम से देखो विद्यार्थियों क्या मालूम चल रहा है, समाज मिति, यानी कि समाज का रवैया या किसी व्यक्ति के प्रति समाज की सोच क्या है, ये इसके आधार पर जो है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करती है कि किसी व्यक्ति के बारे में समाज क्या सोचता है, समाज में किसी व्यक्ति की पॉपुलरिटी कितनी है। ठीक है ना, किसी व्यक्ति की समाज में पॉपुलरिटी कितनी है, समाज उसे कितना चाहता है, उस आधार पे जो है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो है निर्धारण कर दिया जाता है। अब देखिए इस विधि में जो है विद्यार्थियों क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए, यहाँ पर कोई व्यक्ति है बी, सी, डी, ई, इस तरह से व्यक्ति है। ठीक है, अब इन सब के अंदर मान लीजिए ये व्यक्ति जो बी व्यक्ति है विद्यार्थियों, इसको इसका जो समाज में वर्चस्व है वो अच्छा है। इसका मतलब ए जो व्यक्ति है वो बी से प्रभावित है, जो डी व्यक्ति है विद्यार्थियों वो बी से प्रभावित है, सी ए से प्रभावित है, और आपके ई जो है विद्यार्थियों ए से प्रभावित है। इस तरह से समाज मिति का मतलब है कि समाज का एक चित्र बनाना, समाज का चित्रण करना, और लोग कितना पसंद करते हैं, कितना पॉपुलर है व्यक्ति, उसके आधार पर व्यक्ति की व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। जैसे देखो इसमें सबसे पॉपुलर आपको कौन लग रहा है, सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है समाज के अंदर, अपने गुणों के कारण, अपने गुणों से ही प्रसिद्धि मिलती है लोगों को। तो सर्वश्रेष्ठ गुणों वाला कौन दिख रहा है आपको इसमें, बताओ? ई नहीं, ई को तो एक ही व्यक्ति पसंद कर रहा है, ए को भी एक ही व्यक्ति पसंद कर रहा है, तो कौन सा है बताओ? बी जो होगा विद्यार्थियों, इसे जो है समाज में क्या मिल रही है, पॉपुलरिटी मिल रही है, क्योंकि इसे ए भी पसंद कर रहा है और डी भी पसंद कर रहा है। कहने का मतलब बी जो है वो एक ऐसा गुणवान व्यक्ति है जिसे जो है समाज में प्रसिद्धि मिली हुई है। तो मोरेनो यही कहना चाह रहे हैं समाज मिति विधि के अंतर्गत कि भाई समाज के अंदर किसी व्यक्ति की स्थिति कैसी है, उसकी परिस्थिति कैसी है, उसके विचारों से, गुणों से, उसके आचरण से, उसके व्यवहार से समाज कितना प्रभावित है। और जब समाज किसी व्यक्ति गुणों से, आचरण से प्रभावित होता है तो वो उस व्यक्ति को पसंद करते हैं, उसे लाइक करते हैं। महात्मा गांधी अपने अहिंसा के गुण के कारण पॉपुलर हुए, प्रसिद्ध हुए, तो राष्ट्रपिता की उपाधि मिली है ना, ऐसी थोड़ी मिलती है राष्ट्रपिता की उपाधि। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, तो ये इन व्यक्तियों में कुछ तो था ना, कुछ तो विशेष बात थी ना, इनके अंदर विशिष्ट चीजें थी ना कुछ तो, तभी तो इनको जो है समाज में इतनी प्रसिद्धि मिली है, वरना क्यों मिलती, कौन जानता है इनको? इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी जनसंख्या है, कितने लोग पैदा होते हैं, कितने लोग मर जाते हैं इस दुनिया में, कौन किसको याद रखता है? लेकिन उन लोगों को प्रसिद्धि मिली है, क्यों मिली है? क्योंकि उनके गुणों की वजह से, उनके आचरण व्यवहार की वजह से, उनके एक प्रखर व्यक्तित्व की वजह से, ओजस्वी वाणी की वजह से उन्हें जो है समाज में प्रतिष्ठा उन्होंने अपनी कायम की है। तो मोरेनो भी यही कहना चाह रहे हैं कि इस विधि के माध्यम से किसी व्यक्ति की समाज में कितनी पॉपुलरिटी है ना। पॉपुलरिटी का मतलब ये नहीं है कोई नेताबाजी कर ली वो पॉपुलरिटी नहीं है। मैंने बताया ना आपको, आचरण से, व्यवहार से, अपनी भाषा से, अपने व्यवहार से, अपने व्यक्तित्व से, इन सब से जो है व्यक्ति कितना प्रभावित कर पाता है किसी को, वो उसकी पॉपुलरिटी है। ठीक है, तो ये समाज मिति विधि है, ये आपके समझ में आ गई होगी अच्छे से। एक इसमें लाइन लिखना चाहें तो आप लिख लेंगे कि व्यक्ति के समाज में, व्यक्ति के समाज में उसके संबंधों, व्यक्ति के समाज में उसके संबंधों व समाज में उसकी प्रसिद्धि के कारण वह व्यक्ति कितना लोकप्रिय है यह जानना।
किसके अंतर्गत आता है? समाज मिति विधि के अंतर्गत जो है विद्यार्थियों आता है। ठीक है, तो ये 3 विधियां अपन ने पढ़ ली है, समाज मिति विधि। चौथी एक विधि और पढ़ लेते हैं विद्यार्थियों, चौथी एक विधि और पढ़ लेते हैं जो कि आपके वस्तुनिष्ठ विधियों के अंतर्गत आती है। हाँ जी, चौथी विधि है विद्यार्थियों, उसका नाम है आपके निष्पादन परीक्षण। देखिए, निष्पादन परीक्षण जो विधि है, इसके प्रवर्तक है विद्यार्थियों, प्रवर्तक जो है विद्यार्थियों वो है हार्टशॉन। हार्टशॉन नाम के विद्वान हैं। ये जो है इस निष्पादन परीक्षण विधि के प्रवर्तक मान जाते हैं। निष्पादन का मतलब क्या होता है? निष्पादन का मतलब है किसी कार्य की समाप्ति, एग्जीक्यूट। किसी कार्य की समाप्ति हो गई और उस कार्य की समाप्ति के बाद में उस कार्य का प्रभाव कितना पड़ रहा है, उसको बोलते हैं निष्पादन, एग्जीक्यूशन। ठीक है ना? जैसे आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसका परिणाम सकारात्मक आता है, उसका परिणाम अच्छा आता है, तो आप उस कार्य को जब करेंगे तो आपको भी बल मिलेगा कि हाँ, मैं उस कार्य को करूँ, मेरे को इस कार्य को करने में महारत हासिल है, आपको अच्छा लगेगा। जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो मेरे को रिजल्ट अगर अच्छा मिलता है, आप लोग अगर वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, आगे से आगे जो है चैनल ग्रोथ करती है अपनी, तो मुझे उससे प्रोत्साहन मिलेगा। आपके लाइक से, कमेंट से, आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ, मुझे कार्य करना चाहिए। और जब वो किसी कार्य का जो परिणाम आता है, जब अच्छा परिणाम आता है, तो उस परिणाम के आधार पर जो है आसपास के, समाज के, वातावरण के जो लोग हैं, वो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व क्या कर देते हैं? निर्धारण कर देते हैं। तो उसी को जो है विद्यार्थियों निष्पादन परीक्षण बोलते हैं। निष्पादन परीक्षण का मतलब यही है कि कोई व्यक्ति के जो गुण हैं, उन गुणों को मापने के लिए जो है इस विधि का प्रयोग करते हैं, और उस व्यक्ति के गुण जो है, उन गुणों के कारण उसने कितनी प्रसिद्धि हासिल की है, उसने कितनी उपलब्धि हासिल की है, और उसकी उपलब्धि का परिणाम क्या है। अगर अच्छा परिणाम है तो निष्पादन परीक्षण के अंतर्गत जो है उसके अच्छे परिणामों को जाना जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई समाज सेवी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति समाज सेवी है, समाज में रहकर काम करता है, गली में, पड़ोस में, मोहल्ले में किसी व्यक्ति के कोई दुर्घटना हो गई, चोट लग गई, तो फटाफट उसको अस्पताल लेके जाना, ठीक है, उसका इलाज करवाना। या फिर कोई आर्थिक रूप से जो है तंगी में है, या फिर मान लीजिए कोई भिखारी है, उनकी वो व्यक्ति क्या करता है? सेवा करता है, उन्हें पैसे देता है, उनके लिए घर की व्यवस्था, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करता है। तो कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति जब ये कार्य कर रहा है समाज में रह कर के, तो ये उसके गुण हैं, जिसके कारण उसमें समाज सेवा का गुण है, इसलिए वो ऐसा काम कर रहा है। तो ऐसा कर रहा है तो उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम ही निष्पादन है, यानी कि उसका परिणाम अच्छा आ रहा है। तो उस परिणाम को देख करके जो है लोग क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे कि हाँ भाई, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के व्यक्ति हैं, बहुत उच्च प्रतिभावान व्यक्ति है, इनके कार्य बहुत अच्छे हैं, कार्य बहुत सराहनीय है। तो इसी को जो है निष्पादन परीक्षण कहते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा जब कार्य किए जाए समाज में रह कर के, तो उन कार्यों का परिणाम कितना अच्छा आता है, और उन परिणामों के आधार पर जो है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व क्या कर देते हैं? निर्धारण कर देते हैं। उसी को हम निष्पादन परीक्षण कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमने व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियां, 4 प्रकार की विधियां पढ़ ली है। चलिए अब फटाफट से जो है अपन व्यक्तित्व मापन की अगली विधियों की बात करते हैं विद्यार्थियों। और अपना लास्ट पॉइंट रह गया है ये। मैंने 4 प्रकार की विधियां बताई थी आपको, प्रक्षेपी विधि, व्यक्तिनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, और अब चौथे प्रकार की विधि की अपन बात कर रहे हैं विद्यार्थियों। और वो चौथे प्रकार की विधि है मनोविश्लेषणात्मक विधियां। मनोविश्लेषणात्मक विधियां। अब देखिए, मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत जो है विद्यार्थियों कौन कौन सी विधियां आती है। तो देखिए, मनोविश्लेषणवाद की जब अपन बात करते हैं तो सिगमंड फ्रायड का तो नाम आएगा भाई, सिगमंड फ्रायड, क्योंकि मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड ही है। मनोविज्ञान को मनोविश्लेषणवाद जो दिया है वो सिगमंड फ्रायड ने दिया है। और अगर आपने मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत नहीं पढ़ा है तो आप पिछला मेरा वीडियो 2-3 वीडियो से पहले मैंने डाला है, व्यक्तित्व के प्रकारों के अंतर्गत जो है, व्यक्तित्व के सिद्धांतों के अंतर्गत जो है विद्यार्थियों, मैंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत बिल्कुल डिटेल में परिचर्चा की है। इनके द्वारा जो मन की 3 स्थितियां बताई गई है, मन की 3 दशाएं बताई गई है, उसका मैंने जिक्र किया है। ठीक है, व्यक्तित्व के 3 कारक बताए हैं, उनका भी मैंने जिक्र किया है। तो अच्छे से आप देख लेना। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत अगर समझना है आपको तो 2 या 3 वीडियो पहले मैंने अपलोड की है, उस 2 या 3 वीडियो से पहले वो वीडियो अपलोड की है।
थंबनेल पे लिखा हुआ है मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, वो जाके आप देख लें, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि सिगमंड फ्रायड का मनोविज्ञान को क्या योगदान है। ठीक है ना, वहाँ से आप देख लेना इसको। चलिए, हाँ, तो अब सिगमंड फ्रायड ने जो है विद्यार्थियों 2 प्रकार की विधियाँ दी है, मनोविश्लेषणवादी विधियाँ, जो कि व्यक्तित्व के जो है आपके विधियों के अंतर्गत आती है। तो विधियाँ कौन-कौन सी है? देखिए, पहली विधि जो है विद्यार्थियों, ये है मुक्त साचर्य। मुक्त साचर्य विधि है विद्यार्थियों, पहली विधि। और दूसरी जो विधि अपन पढ़ेंगे इनकी, वो है स्वप्न विश्लेषण विधि। स्वप्न विश्लेषण विधि। स्वप्न विश्लेषण विधि, ये जो 2 विधियां हैं विद्यार्थियों, इन 2 विधियों का अपन जिक्र करेंगे। इन 2 विधियों की जो है हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन जो है बात कर लेते हैं इनकी, आपके मुक्त साचर्य विधि। मुक्त साचर्य विधि की बात कर लेते हैं कि मुक्त साचर्य विधि क्या है विद्यार्थियों। हाँ, देखिए विद्यार्थियों, मुक्त साचर्य जो विधि है, जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, मुक्त साचर्य विधि है। ये विधि मनोविश्लेषण प्रकार की विधि इसलिए है क्योंकि इस विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति के अचेतन मन की बात को जानने का प्रयास करते हैं। मन के 3 प्रकार बताए थे, अचेतन, अर्धचेतन और चेतन, जो कि फ्रायड के द्वारा दिए हुए हैं। मन की 3 दशाएं हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो अचेतन मन की जो बात है विद्यार्थियों, वो इन दोनों विधियों के अंतर्गत बात करेंगे, क्योंकि सिगमंड फ्रायड ने यही कहा था कि मनोविश्लेषणवाद का मुख्य जो तत्व है ना, वो अचेतन ही है। यानी व्यक्ति के व्यवहार को अगर जानना है तो उसके अचेतन मन को हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, तो मुक्त साचर्य विधि के अंतर्गत जो है सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि किसी व्यक्ति के विचारों को जानना है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, तो उस व्यक्ति को अर्धचेतन में ले जा करके और फिर उससे जो है वो बात हमें उगलवानी पड़ेगी या हमें उससे पूछना पड़ेगा, और जब वो व्यक्ति हमें बताएगा। तो देखिए, इस मुक्त साचर्य विधि के अंतर्गत जो है आप अर्धचेतन अवस्था अर्धचेतन अवस्था में लाकर, इस विधि में क्या करते हैं विद्यार्थियों, व्यक्ति को जो है अर्धचेतन अवस्था में लाकर उससे प्रश्न किए जाते हैं। प्रश्न किए जाते हैं। अब देखो, मैं समझाता हूं आपको, अर्धचेतन अवस्था में किसी व्यक्ति को कैसे ला सकते हैं। अर्धचेतन वैसा अवस्था का मतलब है ना तो वो जाग रहा है ना ही वो सो रहा है, उसकी चेतना जो है वो चली गई है, आधी चली गई है, चेतना आधी है उसके अंदर। ठीक है ना। तो अर्धचेतन के लिए विद्यार्थियों, या तो किसी व्यक्ति को कोई नशीली दवाई दी जाए उसको, जैसे अल्कोहल, शराब हो सकती है। शराब जो है उसको पी करके व्यक्ति अर्धचेतन में चला जाता है ना। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जोर जोर से हंसने लग गया तो हंसने लग जाता है, रोने लग जाता है ना। उसे पता ही नहीं रहता कि मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ, उसे कुछ पता नहीं होता है। ऐसी ऐसी हरकतें वो करता है। शादी विवाह में देखते हैं, नागिन डांस करता है, कपड़े खराब कर लेता है अच्छे अच्छे पहने हुए। क्यों? क्योंकि वो अर्धचेतन अवस्था में चला गया है, उसकी जो चेतना है वो आधी चली गई है, खो दी है उसने चेतना। ठीक है। तो इस विधि में भी यही करते हैं। इस विधि के अंतर्गत क्या है कि जो अ, आपके जो जो व्यक्ति है जिसके व्यक्तित्व का अध्ययन करना है, उस व्यक्ति को जो है अचेतन अवस्था में लाते हैं। कैसे लेके आते हैं? 2 तरीके हैं अचेतन में लाने के। एक तो हिप्नोटाइज, आपने नाम सुना होगा, हिप्नोटाइज। हिप्नोटाइज हिप्नोटाइज आपने नाम सुना होगा विद्यार्थियों। हिंदी में क्या कहते हैं हिप्नोटाइज को? मेरे को याद नहीं आ रहा है। ब्लू आइज हिप्नोटाइज, गाना भी है ना इसके ऊपर, ब्लू आइज हिप्नोटाइज, वो वाला। तो हिप्नोटाइज हिप्नोटाइज को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। तो हिप्नोटाइज एक एक तरीका है, एक विधि है एक तरह की, जिसके अंतर्गत क्या है, व्यक्ति को अर्धचेतन में लेके जाते हैं। वो ऐसे सिक्का सा होता है, इस तरह से, कोई पता नहीं है, इस तरह से नगीना सा कुछ होता है, इस तरह से ऊपर डोरी सी होती है, और उसको ऐसे ऐसे व्यक्ति के सामने हिलाते हैं, और थोड़ी देर में वो व्यक्ति जो है अर्धचेतन अवस्था में चला जाता है। फिर उससे कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो उन प्रश्नों को क्या देता है, वो जवाब देता है। तो ऐसा मानते हैं कि वो लगभग जो है सही प्रश्नों के जवाब देता है, लेकिन पूर्ण रूप से अपन सही नहीं कह सकते। अच्छा, या फिर शराब पिला करके किसी व्यक्ति को शराब पिला दी जाए, और उससे ज़्यादा शराब पिला दी गई है, और फिर उससे अगर अपन पूछेंगे तो वो भी क्या है कि मुंह से कुछ ना कुछ बड़बड़ाएगा, अंदर की चीज़ें लेकर के आएगा, ऐसी ऐसी बातें निकाल के लाएगा अचेतन मन में से, जो बातें अपने को पता ही नहीं है। तो ये तरीका होता है व्यक्ति को अचेतन ले जा करके और उससे जो है प्रश्न पूछ करके जानकारी हासिल करने का।
अच्छा, एक मेडिकल साइंस में विद्यार्थियों एक नार्कोटिज्म एक टेस्ट होता है, नार्को टेस्ट, हाँ, मेडिकल साइंस के अंदर भी जो है विद्यार्थियों एक टेस्ट होता है, नार्को टेस्ट। तो ये जो नार्को टेस्ट होता है ना, ये भी सेम यही चीज़ है, अर्धचेतनीय है। यानी कि जो बहुत ही खतरनाक अपराधी होते हैं, जिनसे कुछ सच्चाई हमें उगलवानी होती है, तो इसके लिए क्या करती है कि पुलिस एक टेस्ट करती है, नार्को टेस्ट जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को जो है थोड़ी मात्रा में अल्कोहल, शराब ही है एक तरह की, दवा कहते हैं उसको, लेकिन वो अल्कोहल शराब ही है वो। थोड़ी मात्रा में उसको अल्कोहल पिलाते हैं और पिला करके फिर वो अर्धचेतन में चला जाता है। फिर उससे जो है पूछा जाता है कि हाँ, तेरे ऊपर कौन है, कौन-कौन से अड्डे हैं तेरे, कहाँ-कहाँ पर हथियार छुपाए हुए हैं, ऐसे करके और उस अपराधी से जो जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको नार्को टेस्ट बोलते हैं। हालाँकि नार्को टेस्ट को अभी तक जो है कोर्ट ने मान्यता नहीं दी है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इसको प्रमाणित नहीं माना है कि व्यक्ति अर्धचेतन में चला गया है, वो सारी बातें सच बोलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सच ही बोलेगा, लेकिन फिर भी मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत ये एक विधि है विद्यार्थियों, अर्धचेतन अवस्था में लाने की, जिसे हम मुक्त साहचर्य विधि कहते हैं, और इसके माध्यम से व्यक्ति के जो है व्यक्तित्व को जानने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, ओके, समझ गए। चलिए दूसरी विधि की बात करते हैं विद्यार्थियों, और दूसरी विधि बहुत हंसी आने वाली विधि है, मतलब इसका अर्थ अगर अपन जाने तो बड़ी बेवकूफ़ी भरा अर्थ है इसका। स्वप्न विश्लेषण विधि। स्वप्न विश्लेषण विधि का मतलब है कि किसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि तू सपने देख, और सपने देखने के बाद में उस सपने को तू याद रख कि तूने सपने में क्या देखा, और अगले दिन फिर जो है तू हमें बता कि तूने सपने में क्या-क्या देखा, और फिर उसके जो सपने हैं, उन सपनों का क्या किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा, और उन सपनों के विश्लेषण के द्वारा उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या कर देंगे, निर्धारण कर दिया जाएगा। तो बताओ ये कैसी विधि, अजीब विधि है कि पहले तो तू सपने देख और फिर सपनों के अंदर जो है सपने देख करके उनको याद भी रख कि क्या सपना आया, और फिर अगले दिन हमें बता। सारे सपने बताएगा, उसके बाद क्या है कि हम उन सारे सपनों के आधार पर विश्लेषण करेंगे कि तेरा व्यक्तित्व जो है किस प्रकार का है। ठीक है? तो इस विधि को विद्यार्थियों स्वप्न विश्लेषण विधि बोलते हैं। तो ये दोनों ही विधियाँ जो है मनोविश्लेषण प्रकार की विधियाँ हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होगी दोनों प्रकार की विधियाँ। चलिए, तो ये थी मनोविश्लेषण विधियाँ। ये विद्यार्थियों आपके जो विधियों वाला जो चैप्टर था, व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, वो अपन ने पढ़ ली है। एक अन्य विधि और रह गई है, वो भी मैं पढ़ा देता हूँ। ये छूट गई थी मेरे से। एक अन्य विधि जो है विद्यार्थियों वो रह गई है, हाँ, और वो विधि है स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि। स्वतंत्र शब्द साहचर्य, स्वतंत्र स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि है विद्यार्थियों, अन्य लिख करके, और इस विधि को जो है अपन जान लेते हैं थोड़ा। स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि, इसके प्रवर्तक की बात करें अपन, प्रवर्तक जो है विद्यार्थियों इसके हैं फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन, फ्रांसिस गाल्टन इसके प्रवर्तक हैं। और कब दी थी इन्होंने ये विधि विद्यार्थियों, 1879 के अंदर इन्होंने दी थी। 1879 के अंदर इन्होंने जो है विद्यार्थियों ये विधि दी थी 1879 के अंदर। और 1879 के अंदर ये आपको पता है विलियम वुंट और टिचनर ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला आपके जर्मनी के शहर लिप्जिंग के अंदर स्थापित की थी। ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 1879 के अंदर फ्रांसिस गाल्टन ने ये स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि दी थी। जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है कि एक व्यक्ति के सामने जिसके व्यक्तित्व का अध्ययन करना है, उस व्यक्ति के सामने 50 से 100 तक शब्द दिए जाते हैं, उसके सामने शब्द बोले जाते हैं, और उन शब्दों के आधार पर जो वो प्रतिक्रिया देता है, उन प्रतिक्रियाओं को नोट किया जाता है, और नोट करने के बाद में लास्ट में उन सारी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करके और फिर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को क्या कर देते हैं, निर्धारण कर देते हैं। इसी को जो है क्या कहा गया है, स्वतंत्र शब्द साहचर्य विधि कहा गया है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये समझ में आ गया, आपके लिखवाने की जरूरत नहीं है, या चलो लिख देता हूँ। इस विधि में लिखें आप, इस विधि में व्यक्ति को 50 से 100 शब्द उद्दीपक के रूप में दिए जाते हैं। अब ये मत पूछना सर उद्दीपक क्या होता है, ठीक है ना, पिछली वीडियो लेक्चर आपने देखे हैं तो आपको मालूम है उद्दीपक का मतलब क्या है। उद्दीपक का मतलब ऐसा व्यक्ति वस्तु स्थान जिससे क्या हो, जिससे कार्य करने के लिए आप उत्सुक हो जाएं, वो उद्दीपक होता है। कार्य करने के लिए जो आपको प्रेरणा दे वो उद्दीपक है। ऐसे 50 से 100 शब्द इस विधि में व्यक्ति को 50 से 100 शब्द उद्दीपक के रूप में दिए जाते हैं, उद्दीपक के रूप में दिए जाते हैं। फलस्वरूप वह
अपने विचार प्रत्येक शब्द के प्रति प्रकट करता है। प्रत्येक शब्द के प्रति प्रकट करता है। ठीक है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है। उद्दीपक शब्द दे दिए हैं, शब्द जैसे ही बोलेंगे तो व्यक्ति उसके संबंध विचार प्रकट करेगा। मैं आपके सामने बोलूंगा हाथी, तो हाथी एक जानवर को लेकर के आपका जो विचार है वो आप प्रकट कर देंगे। कुत्ता, कुत्ते को लेकर के आप विचार प्रकट कर देंगे। अच्छे विचार होंगे तो आप कहेंगे कुत्ता एक पालतू जानवर है जो जो बहुत ही मतलब वफादार होता है, मनुष्य का घर की रखवाली करता है। और अगर आपके मन में जो है उसके प्रति कटु विचार होंगे तो आप कहेंगे कुत्ता नहीं होना चाहिए, कुत्ते भौंकते हैं, किसी को काट लेते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, किसी के पीछे दौड़ते हैं, है ना, दूसरे पशुओं को परेशान करते हैं, शोर भी करते हैं, गंदगी फैलाते हैं। तो इस तरह से विचार प्रस्तुत करता है व्यक्ति। शब्द बोलते हैं और व्यक्ति विचार प्रस्तुत करता है, और उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का जो है विद्यार्थियों निर्धारण कर लिया जाता है। ठीक है, तो व्यक्तित्व मापन की जितनी भी विधियां थी वो सारी विधियां विद्यार्थियों डिस्कस कर चुके हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, कोई बात नहीं, आपको बिल्कुल डिटेल में जाकर समझाने का प्रयास किया है। मेरा उद्देश्य यही है कि आप बिल्कुल जीरो से लेकर बिल्कुल एडवांस तक जाएं, बिल्कुल आपका बेस अच्छे से बन जाए, ताकि आगे आप जब भी तैयारी करें, अभी भी कर रहे हैं, आगे जब भी करें तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।